तो दोस्तों आपने देखा पिछले कुछ समय से अमेरिका और भारत के बीच में जिस तरह की परेशानियां चल रही हैं, उसी समय ने यहाँ पर भारत को अब तैयार कर दिया है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। और भारत अब ऐसी तैयारियां करने लगा है कि यहाँ पर अमेरिका की जरूरत भारत को नहीं पड़ेगी। और सच मानिए, अगर अमेरिका भारत के साथ इस तरह का बिहेव नहीं करता और अपनी डील को यहाँ पर फंसा के नहीं रखता, तो भारत कभी भी एक पॉइंट आगे नहीं बढ़ता। और जो भारत यहाँ पर सोच रहा है और अब जो करने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पर भारत नहीं करता। ऐसे में आपको पता है कि अमेरिका के साथ भारत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था और भारत के अंदर उसी के तहत F414 इंजन को बनाया जाना था। साथ में इसकी 80% तक टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आनी थी, जिसका इस्तेमाल हम तेजस मार्क 2 के साथ साथ एमका मार्क 1 और टैड में भी करने वाले थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए कि टेक्नोलॉजी आखिरकार भारत ट्रांसफर क्यों मांग रहा है, तो यहाँ पर कई सारे रीजंस हैं। क्योंकि आने वाले समय में तेजस MK2 के अंदर भारी मात्रा में इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही अन्य एमका और टैड के लिए भी बड़ी संख्या में इंजन की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए माना जा रहा है कि भारत आने वाले समय में करीब 500 से ज्यादा इंजन की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, जो कि अपने फाइटर जेट्स के अंदर भारत करने वाला है। ऐसे में इनिशियल टाइम पर अगर देखा जाए तो करीब 200 से 250 तक तेजस मार्क 2 को बनाया जाना है। और आप मान के चलिए, अगर 250 तक तेजस मार्क 2 को बनाया जाना है तो फिर 250 इंजन की जरूरत यहाँ पर हमें केवल तेजस मार्क 2 के लिए पड़ने वाली है। और साथ ही जब ये एक टाइम के बाद, यानी कि कुछ आवर्स की फ्लाइट के बाद इस इंजन को रिप्लेस किया जाता है, तो उसकी जगह पर एक नया इंजन लगाना होता है और इसीलिए यहाँ पर और भी ज्यादा इंजन की जरूरत होती है। साथ में टैड और एमका 1 के लिए 100 की संख्या में रिक्वायरमेंट इंजन की होने वाली है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इनिशियल लेवल पर F414 कैटेगरी के 500 इंजन यहाँ पर करीब करीब पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि भारत इनको लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा था। और यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चर करने का फायदा ये होगा कि भारत को अमेरिका से इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे। और जब भारत को इनकी और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो भारत लोकली इनको डेवलप कर पाएगा और इनके जो पार्ट्स हैं उनको भी डेवलप कर पाएगा। यानी कि जब ये इंजन मेंटेनेंस में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी और उन पार्ट्स को बनाने के लिए भारत स्वदेशी रूप से इनको बनाना चाहता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जब भी भारत को इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो भारत स्वदेशी रूप से बना पाएगा। अब दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भारत एडिशनल चार्जेस इसीलिए दे रहा है कि जब इनकी रिक्वायरमेंट पड़े और अमेरिका की तरफ से इन इंजन के पार्ट्स या फिर इंजन को देने से मना कर दिया जाए तो खुद के बूते भारत इन इंजन के पार्ट्स या फिर इंजन को डेवलप कर पाए। ऐसे में बड़ी बात यह होगी कि जब हम इन सारे पार्ट्स को खुद ही बना रहे होंगे तो जब मेंटेनेंस के टाइम पर हमारे फाइटर जेट्स डाउन होंगे तो उस समय हम अपनी पूरी फ्लीट को एयरवर्दी रख पाएंगे। जबकि दोस्तों आपको पता है कि फ्रांस के साथ भारत 110 किलोन्यूटन के एक नए इंजन को डेवलप करने की बातें कर रहा है और फ्रांस के साथ इसकी डील भी हो चुकी है और करीब $6 बिलियन के आसपास यहाँ पर खर्चा भी किया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो नए इंजन बनाए जाने हैं जो कि 110 किलोन्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करेंगे, उनको हम अपने एमका और टैड के अंदर रिप्लेस करते हुए फिर से इंस्टॉल करेंगे। यानी कि जो F414 इंजन के साथ हमारा टैड और एमका मार्क 1 बनकर तैयार होगा, उसको हम अपने नए इंजन के साथ फिर से रिप्लेस करेंगे। और बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि हमारे तेजस MK2 के अंदर भी इसी तरह का काम किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर भी हम अपने स्वदेशी इंजन जो कि 110 किलोन्यूटन का होगा, उससे यहाँ पर F414 इंजन को रिप्लेस किया जाएगा। क्योंकि ये जो नए इंजन हमारे होंगे वो यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक होंगे, उनकी थ्रस्ट ज्यादा होगी और वो पूरी तरह से हमारे नए वेपन्स को सपोर्ट करने में सक्षम होंगे। और माना यहाँ तक जा रहा है कि जब अपना एक नया इंजन बनाकर तैयार कर लिया जाएगा तो उस इंजन को डेवलप करने और साथ ही मेंटेनेंस के टाइम पर उनमें सारे पार्ट्स को भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। और ऐसे में भारत जब चाहे सारे पार्ट्स को यूज कर पाएगा, क्योंकि भारत को कोई भी पार्ट विदेशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि आने वाले समय में भारत के फाइटर जेट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ज्यादा थ्रस्ट के इंजन की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में आपको पता है कि यहाँ पर जो F414 इंजन को अभी यूज किया जाएगा, उसकी जो थ्रस्ट है वो करीब 94 किलोन्यूटन थ्रस्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे जो नए इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे उनको पावर सही से नहीं मिल पाएगी और इसी वजह से उन सारे इंजन को रिप्लेस किया जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ
पर अगर बात की जा रही है कि F414 इंजन को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा, तो आने वाले समय में जो हम एक नया इंजन डेवलप करने वाले हैं जिसकी थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन होगी, वो भी कुछ इसी तरह का इंजन होगा जिससे आसानी से यहाँ पर रिप्लेस करने में पॉसिबल हो पाए और यहाँ पर किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों यहाँ पर बात निकल कर आती है कि जब अमेरिका अभी डील को स्टॉप करके रखा हुआ है और हमारे जो नए इंजन है वो सैफरन कंपनी के साथ बनाए जाने हैं, तो क्यों नहीं भारत पहले इस सैफरन कंपनी के साथ नए इंजन को बनाना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे में ये जब बनकर तैयार हो जाते हैं और इनको फास्ट ट्रैक मोड पर बनाया जाता है, तो तेजस MK2 के लिए इन नए इंजन को डायरेक्टली यूज क्यों नहीं किया जाता। और ये एक बेटर ऑप्शन होगा क्योंकि अमेरिका अभी भी इस F414 इंजन की डील को फंसाए हुए है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि इस डील में एक लंबा समय लग सकता है। और ऐसे में अगर भारत अपने 110 किलो न्यूटन वाले खुद के इंजन को डेवलप करके तैयार कर लेता है, तो यहाँ पर इस नए इंजन को डायरेक्टली इसके अंदर यूज भी किया जा सकता है। और अब सही मायने में अगर देखा जाए तो भारत इन्हीं सारी चीजों की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत डायरेक्टली अगर इंजन को यहाँ पर पहले ही बनाकर तैयार कर लेता है तो अमेरिका को यहाँ पर साइड कर लिया जाएगा। और ऐसे में अपने तेजस MK2 फाइटर जेट के अंदर भारत यहाँ पर सीधे अपने उस इंजन को यूज करेगा जो कि खुद के द्वारा डेवलप किया जाना है। और ये 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का होगा जो कि एक पावरफुल इंजन होगा। और तेजस MK2 के हिसाब से जिसमें जो कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स लगाए जाने हैं जो कि 5th जनरेशन के होंगे, जो कि एमका के अंदर भी लगाए जाने हैं, तो उनको पावर देने के लिए एक ज्यादा थ्रस्ट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में भारत अपने नए इंजन के साथ इन सारी जरूरतों को कंप्लीट कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस सारी कार्रवाई के लिए इंजन बे एक तरफ रखा जाएगा और ऐसे सारे प्रोविजंस को यहाँ पर किया जाएगा जिससे कि हम अपने नए इंजन को यहाँ पर सीधे इसके अंदर इनबिल्ड कर सकें और तेजस मार्क 2 के अंदर इस नए इंजन को इंटीग्रेट करने में कोई ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही भविष्य के अंदर हम अपने तेजस MK2 के अंदर लेजर वेपन्स को यूज करते हैं तो उनके लिए ज्यादा पावर जनरेशन की जरूरत पड़ती है और ऐसे में नए इंजन के साथ ये सारी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत अब एक नए ऑप्शन की तरफ देख रहा है जहाँ पर भारत अपने नए इंजन के साथ तेजस MK2 की जरूरतों को पूरा कर सकता है। और अगर भारत और अमेरिका की ये डील अभी भी उसी तरह से यहाँ पर फंसी रहती है तो एक समय आएगा जब भारत को अपने नए इंजन के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा, जिसके तहत भारत इस इंजन को जल्द से जल्द बनाकर तैयार करेगा और तेजस MK2 के अंदर सीधे इंटीग्रेट कराएगा। अब दोस्तों आपको एक और न्यूज के साथ ऐड करते हैं और आपको बता दें कि शाइनिंग पॉन्टून को लेकर एक बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जो कि एक नए टेस्ट के लिए यहाँ पर तैयार हो चुका है। देखिए सबमरीन से लॉन्च करने वाली क्रूज मिसाइल्स या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स को जब टेस्ट किया जाता है तो या तो उनको सबमरीन से लॉन्च किया जाता है या फिर उनके लिए एक डेडिकेटेड पॉन्टून बनाया जाता है जो पानी के अंदर जाता है और एक सबमरीन को सिमुलेट करता है। और आने वाले समय में इसी तरह का एक टेस्ट भारत की तरफ से किया जाना है और इस टेस्ट के लिए इस शाइनिंग सबमरीन पॉन्टून को डेवलप कर लिया गया है और इसको APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के आसपास रखा गया है। ऐसे में दोस्तों जब भी सबमरीन टेस्ट की यहाँ पर बात की जाती है तो नेचुरली हम लोगों के दिमाग में आता है कि एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पर टेस्ट किया जाने वाला है। और अगर भारत की सबमरीन फ्लीट की यहाँ पर बात की जाए तो नॉर्मली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल से ज्यादा भारत में बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ऐसे में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी भारतीय नौसेना के पास में SSGN क्लास की सबमरीन नहीं है, यानी कि भारतीय नौसेना के पास ऐसी बहुत ज्यादा सबमरीन नहीं है जो कि लॉन्च रेंज की एंटीशिप मिसाइल्स को लॉन्च कर सके। हालांकि नौसेना के पास ऐसी सबमरीन अभी अवेलेबल हैं जो मीडियम रेंज की एंटीशिप मिसाइल और इंडियन नेवी इस समय 3 अलग अलग तरह की एंटीशिप मिसाइल सिस्टम जो सबमरीन से लॉन्च की जा सकती हैं उनको ऑपरेट करती है। ये मिसाइल सिस्टम है एक्जोसैट, क्लब और हार्पून और इनकी रेंज लिमिटेड है, लेकिन DRDO की तरफ से अपनी खुद की सबमरीन लॉन्च मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है जिसका टेस्ट ऑलरेडी किया जा चुका है। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से DRDO अपने मिसाइल सिस्टम्स को लेकर ज्यादा पब्लिक डोमेन में बातचीत नहीं कर रहे हैं और जितने भी मिसाइल्स प्रोग्राम को लेकर अपडेट नए आ रहे हैं वो यहाँ पर DRDO की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में सबमरीन लॉन्च मिसाइल सिस्टम सबसे पहले यहाँ पर लॉन्चर की फोटोग्राफ के साथ निकल कर आया था। अब ऐसे में DRDO की तरफ से कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की गई थी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पूरे सिस्टम की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर की थी और ये 402
2 किलोमीटर के लिए फरवरी 2023 में ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी थी। हालांकि अब फॉन्टून दोबारा से तैयार हो चुका है और आने वाले कुछ समय के अंदर इस मिसाइल सिस्टम का एक और टेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पर ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि ये मिसाइल सिस्टम अपनी पूरी रेंज के ऊपर टेस्ट किया जाएगा या फिर इस मिसाइल सिस्टम को पिछली बार की तरह 400 किलोमीटर के आसपास के लिए ही टेस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो प्रोबेबली यहाँ पर देखा जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस यहाँ पर KS-35 और एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल हार्पून का प्रयोग करती है और DRDO की तरफ से इन मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम को बनाया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर इस मिसाइल सिस्टम के 2 वेरिएंट होंगे। एक यहाँ पर RF सीकर का यूज किया जाएगा, एक्टिव रडार सीकर का प्रयोग करते हुए एंटी सेफ रोल में यहाँ पर यूज किया जाएगा और इसको यहाँ पर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ में एक और वेरिएंट बनाया जाएगा जो कि बेसिकली लैंड अटैक वेरिएंट के लिए यूज किया जाएगा और ये मूविंग टारगेट को भी मारने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सभी के सभी मिसाइल सिस्टम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मिसाइल सिस्टम के रूप में यूज किए जाएंगे और ये सारे उसी के वेरिएंट है। ऐसे में दोस्तों DRDO की तरफ से जो खुद का सिस्टम बनाया जा रहा है उसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।